हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने गलनांक और क्वथनांक के बारे में पढ़ा। आज हम दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, परमाणुवीय आयतन एवं घनत्व और दूसरा होगा उत्प्रेरक गुण। ठीक है, तो ये सब हम संक्रमण तत्वों के गुण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। और इससे पहले मैं आपको पिछले साल इस अध्याय से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2019-20 मतलब जस्ट पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। संक्रमण तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हुए निम्न गुणों को समझाइए, जिसमें चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकी गुण को समझाना था। ठीक है, इसमें से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने पर 1 नंबर और बाकी इन दोनों गुणों में 2-2 नंबर थे। ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का मेथड और उनके गुण और उपयोग, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस साल वो जो है टॉपिक ही हटा दिया गया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हम अभी गुण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं अभी आपको जो गुण बता रही हूँ, जितने भी संक्रमण तत्वों के गुण, गलनांक, क्वथनांक, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। ओके, अब इसके और पिछले वाले साल में ये 2 क्वेश्चन आए थे। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण क्या है और इसके परिणाम। ठीक है, तो लैंथेनाइड संकुचन में 1 मार्क्स और इसके कारण में 2 मार्क्स और इसके परिणाम में 2 मार्क्स करके था। इसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण तत्व क्या है, इसमें 1 नंबर। ठीक है, और इसमें भी इस तरह से गुण बताने के लिए बोला गया था, जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट था और दूसरा था रंगीन आयन बनना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, पॉइंट्स बना के नहीं लिखा है, बट इस तरह से ही पूछा गया था। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैं आपको गुण पढ़ा रही हूँ संक्रमण तत्वों के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप अच्छे से समझिए सारा टॉपिक को और इसको घर पे भी बैठ के आप रिवाइज किया कीजिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, परमाणुवीय आयतन एवं घनत्व। तो संक्रमण तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं। कैसे अधिक होते हैं, इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है। देखिए, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और साथ साथ नाभिक के आवेश में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जो नाभिक का जो आवेश होता है, परमाणु के नाभिक का आवेश, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जो परमाणु की जो त्रिज्या है या परमाणु का जो साइज है वो क्या होता है, घट जाता है या फिर कम हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली आयतन में कमी भी हो जाएगी, है ना। अगर परमाणु की त्रिज्या घटेगी, जैसे यहाँ पे इतना बड़ा है, तो नाभिक के आवेश के कारण ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आयतन में कमी हुई ना, इसका आयतन ज़्यादा हो गया, इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अब आयतन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन तो कम नहीं होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन कम नहीं होंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बट आयतन कम हुआ तो क्या हो गया, जगह क्या हो गया, छोटा हो गया, और इलेक्ट्रॉन उतने के उतने हैं, तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर किसका आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणुवीय त्रिज्या घट जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परमाणुवीय आयतन में भी कमी होती है और संक्रमण तत्वों का घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ अपवाद को छोड़ दें, जैसे कि जिंक एक अपवाद है। देखिए, हमने क्या कहा स्टार्टिंग में कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और नाभिक का आवेश बढ़ता है, जिसके कारण जो त्रिज्या है वो कम होता है और घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जिंक का क्या होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए घनत्व, है ना, पर इसका देखिए कम हो गया है। ठीक है, तो ये एक क्या है, अपवाद है। तो कुछ अपवाद को छोड़कर संक्रमण श्रेणी में घनत्व के मान परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, नाभिकीय आवेश। ठीक है, आप लोग समझ गए कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे या फिर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी या कम होगी और घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपवाद है। अब इसके बाद हम जो दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे वो है उत्प्रेरक गुण, जो कि पिछले साल ही पूछा गया है ना। देखिए, उत्प्रेरक गुण तो डी ब्लॉक के तत्व, मतलब कि संक्रमण तत्व जो हैं या उनके जो यौगिक हैं वो
अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हो। उनके कोई भी यौगिक, जैसे कि हम यहाँ पे ले ले FeCl3, ठीक है, तो इसमें आयरन जो है संक्रमण तत्व है। तो इस तरह से जो संक्रमण तत्व हैं और उनके यौगिक जो हैं उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक कौन होता है? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। H2SO4 के निर्माण में प्लैटिनम जो है उत्प्रेरक का काम करता है। उसी तरह आपने अमोनिया निर्माण की हैबर विधि पढ़ी है, जहाँ पे आयरन जो है क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है ना, आयरन उत्प्रेरक का काम करता है वहाँ पे। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल जो है उत्प्रेरक का काम करता है। उसी तरह नायलॉन 6,6 के निर्माण में कॉपर और वेनेडियम जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण में FeCl3 मतलब कि फेरिक क्लोराइड जो होगा वो उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से जो संक्रमण तत्व और उनके जो यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब क्यों करते हैं इसका कारण भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कारण बताएंगे। फर्स्ट कारण ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी संक्रमण तत्व है उनके पास क्या होता है? रिक्त डी ऑर्बिटल, कुछ संक्रमण तत्वों को छोड़कर, है ना। तो संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं? अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि संक्रमण तत्व जो है अभिक्रिया के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करते हैं। और क्या होता है फिर? अभिकारक उत्प्रेरक के सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये हो गया, क्या है? ये उत्प्रेरक है, ठीक है, ये उत्प्रेरक। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो मान लीजिए आप, ये है अभिकारक, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक क्या काम कर रहा है? अभिकारक को सतह प्रदान कर रहा है या पृष्ठ दे रहा है, जहाँ पर वो जो अभिकारक के अणु होंगे वो क्या होंगे? इस उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होंगे और अभिक्रिया को क्या करते हैं? फिर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 रीज़न हैं। और ये जो उत्प्रेरकी गुण है वो पिछले बार आया भी था, मैंने आपको बताया है। तो आप जितने भी गुण मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन सबको घर पे बैठ के अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ओके।